जो कल्प स्थान और सिद्धि स्थान, इन दोनों को पहले पढ़ाता हूँ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कल्प स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स आते हैं, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। शॉर्ट नोट्स आते ही हैं, शॉर्ट नोट, वेरी शॉर्ट नोट्स आते हैं। शॉर्ट नोट मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन, और वेरी शॉर्ट नोट मतलब 2 और 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि जो कल्प स्थान में जो वर्णन किए गए वमन और विरेचन जो द्रव्य हैं, उनका वर्णन, उनके कितने कल्प हैं, और जैसे मान लीजिए कि मदन फल है, उससे कितने कल्प होते हैं, पूछ लिया। ये हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चंस। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में मान लीजिए कि अगर मदन फल के कई कल्प हैं, कई विधियों के द्वारा उनके कई योग बनाए जाते हैं, तो उन योगों के अनुसार भी उनकी अपनी एक संख्या होती है कि स्वरस के साथ ये, कल्प के साथ ये, क्वाद के साथ ये, इस तरीके से। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी होता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में आते हैं कि भाई वमन द्रव्य, विरेचन द्रव्य जो हैं, इनका मतलब आचार्य चरक की दृष्टि से ये समझाने का प्रयास कीजिए कि ये द्रव्य जो होते हैं, इनका पंचभौतिक संगठन क्या है और किस तरीके से ये कार्य करते हैं। तो एक तरह का सिद्धांत बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और अगर वे आते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मदन कल्प। ठीक है, मदन कल्प की अगर हम बात करें, ये कल्प स्थान के फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। कल्प स्थान में कुल 12 चैप्टर्स का वर्णन किया गया है। सामान्यतः जो पहले के जो 6 चैप्टर्स हैं वो वमन के हैं, और बाद के जो 6 चैप्टर्स हैं वो विरेचन द्रव्यों के हैं। ठीक है, पहला अध्याय जो है वो आचार्य चरक जो कल्प स्थान में जो जिन कल्पों का वर्णन किया है वो है मदन कल्प। इस अध्याय का नाम जो है वो अथा तो मदन कल्प व्याख्यास्याम, मतलब इस अध्याय का नाम ही मदन कल्प अध्याय है। अगर देखा जाए कि हर एक संहिता के हर एक भाग का जो पहला जो चैप्टर होता है वो एक तरीके से उस स्थान के बेसिक कंसेप्ट को बताता है। जैसे कि हम बात करें सूत्र स्थान, चरक के बारे में बात करें, तो चरक सूत्र स्थान के 30 अध्याय जरूर हैं, लेकिन उसका जो प्रथम अध्याय है, द्वितीय अध्याय है, उसमें जो है सूत्र स्थान का बेसिक थ्योरम बताया गया है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं शारीरिक स्थान, कायदापुरुषी अध्याय चरक की अगर हम बात कर लें, तो उस अध्याय में क्या है, जो चरक शारीरिक स्थान के बारे में जो वर्णन किया है, जो उसका थ्योरम दिया है, वो उन्होंने प्रथम अध्याय में दिया है। ये आप देखेंगे, चाहे आप संहिता के किसी भी भाग को आप पढ़ेंगे, तो उसका जो पहला अध्याय होता है उस स्थान विशेष के बेसिक थ्योरम को बताता है। उसी तरीके से ये जो मदन कल्प अध्याय है, इसमें आचार्य चरक ने जो है वमन और विरेचन जो द्रव्य होते हैं वो क्या होते हैं, उनका पंचभौतिक संगठन क्या होता है, किस तरीके से वे कार्य करते हैं, और साथ ही में क्या कहते हैं, ये सिद्धांतता उनको हम आयुर्वेद के रूप में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, औषधि ग्रहण करने की विधि क्या है, बनाने की विधि क्या है, कुछ विधियों का उन्होंने जनरल डिस्क्रिप्शन कर दिया है। वमन और विरेचन द्रव्यों के बारे में एक तरीके से शॉर्ट नोट टाइप का उन्होंने इस अध्याय में देने का प्रयास किया है। अब हम लोग देखिए, वैसे देखा जाए तो ये ऑनलाइन क्लास है। हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रत्येक अध्याय में जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, जिनको एक्सप्लेन करना चाहिए, जो कि सिद्धांततः वर्णित रहते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे और उन्हीं श्लोकों के बारे में बात करेंगे। और जो बाकी जो श्लोक, जैसे कुछ योग हैं, उन योग के जो श्लोक हैं उनको हम लोग छोड़ते जाएंगे, वो आप पढ़ते रहेगा। वैसे देखा तो चरक उत्तरार्ध में आप कोशिश कीजिएगा कि हर एक श्लोक आपकी आंखों के सामने से जाए, हर एक श्लोकों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि अक्सर जो है हम लोग सिद्धांततः वर्णन पढ़ते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई योग हो गया, जैसे मान लीजिए ब्रह्म रसायन है,
अब ब्रह्म रसायन का एक योग है। तो ब्रह्म रसायन क्या है? अब उस ब्रह्म रसायन में जो उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनका वर्णन पढ़िए और उनको अपने बिल्कुल दिमाग में रखिए कि हाँ इस योग में ये द्रव्य हैं और इसका प्रधान द्रव्य ये है। और एक बात और ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या है कि जनरली जो चरक जो हैं वो जो वो योग को बताते हैं, किसी भी योग, जैसे मतलब ब्रह्म रसायन है तो ब्रह्म रसायन में जो कंस्टिट्यूएंट पड़े रहते हैं, मान लीजिए पिपली पड़ी है या मान लीजिए कि शुंठी पड़ी है, एग्जाम की बात, ये एक तरीके से एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो जनरली वो पर्यायों के रूप में बताते हैं। और ये पर्याय जो होते हैं मुख्य रूप से पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं कि भाई ये कभी कभी ऐसा आता है कि चरक ने जो है इस औषध का क्या पर्याय बताया है, तो वो हर एक आचार्य का विशेष होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि हर योग को अच्छी तरह से पढ़ना है और हर योग में पाए जाने वाले जो द्रव्य हैं उनके पर्यायों पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मदन कल्पाध्याय को। ठीक है, मदन कल्पाध्याय में हम श्लोक नंबर 3 पर आइए। अथ खलु वमन विरेचनार्थ वमन विरेचन द्रव्याय सुखोपभोगतमय सहा द्रव्य विधि कल्पनार्थ भेदार्थ विभागार्थ चेत्यर्थ तदोगनाम च क्रियाविधेय विधे सुखोपाय सम्यक कल्पनार्थ कल्पस्थान व्यक्षयाम अग्निवेश। इसमें देखिए होता क्या है कि जनरली होता है कि आचार्य जो होते हैं जब किसी स्थान के बारे में, एक पहले अध्याय के बारे में जो बताते हैं, तो जनरली या तो वैसे चरक में देखा गया है कि हर एक अध्याय का जो जैसे शारीर स्थान है, शारीर स्थान क्यों कहते हैं शारीर स्थान, तो उसका बताने का प्रयास किया है। कहीं कहीं शारीर स्थान में शारीर स्थान की परिभाषा क्या, उसको उन्होंने किसी अध्याय में बाद बताने का प्रयास किया है। जैसे यहाँ कल्प स्थान को कल्प स्थान क्यों कहते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो मतलब ये बोला गया है कल्प स्थान में देखा जाए कि यहाँ पे वन विरेचन की इस परिभाषा को बताई गई है। वन विरेचनाथ वन विरेचन द्रव्यानाम सुखो भोगतमय, मतलब जो हम जो है वमन विरेचन के जो द्रव्य हैं उनको वमन विरेचन के सुखोपभोग सुखोपभोग शब्द को ध्यान दीजिएगा। इसमें बताया गया है कि भाई हम सुख पूर्वक जो लेने योग्य हो, हम जो वमन विरेचन द्रव्य जो होते हैं, हर एक औषधि का स्वाद खराब होता है, उसको हम कैसे लेने योग्य बताएं जो कि सुख पूर्वक उपभोग में आए और जिनकी विभिन्न प्रकार के उपभोग विधियों का वर्णन जिस स्थान में किया जाता है उस स्थान को, और साथ ही उसकी उपभोग की क्रिया विधि को भी जिस स्थान में बताने का प्रयास किया जाता है उसको हम कल्प स्थान कहते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि इस श्लोक में आचार्य जो हैं ये बता रहे हैं कि भाई जो वमन विरेचन द्रव्य जो होते हैं उनको हम कैसे जो है सुखपूर्वक उपभोग में लें, और सुखपूर्वक उपभोग में लेने के साथ ही साथ हम कैसे उनकी क्रिया, उनकी वो जो उपभोग हैं उनको भेद करते हुए व्यक्ति के अनुसार उसको प्रयोग में लाएं, और प्रयोग में लाएं तो इसकी जो क्रिया विधि का जो वर्णन जो होता है जहाँ शास्त्र के जिस भाग में वर्णित किया जाता है उसको हम कल्प स्थान कहते हैं। तो कल्प स्थान की परिभाषा के मोटा मोटा आप ये समझिए कि जो दवाएं हैं उनकी तैयार करने वाली विधियां और तैयार करने वाली विधियों के साथ उनकी व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उनकी उपयोग करने वाली विधियां जो कि व्यक्ति के लिए सुखपूर्वक लेने लायक रहे और अपने प्रभाव को अधिकतम दिखाए। तो इस पूरे की जो ताना बाना जिस शास्त्र के जिस भाग में करते हैं उसको हम कल्प स्थान कहते हैं। अब आइए यहाँ पे दूसरे श्लोक की बात करें तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वमन विरेचन की परिभाषा बता रहे हैं। तत् दो शरणम ऊर्ध्व भागम वमन संज्ञकम अधो भागम विरेचन संज्ञकम उभयम
उभयम व्यासर शरीर मल विरेचनाद विरेचन संज्ञा लभते। ये बता रहे हैं कि भाई जो औषधि सेवन करके दोषों को ऊर्ध्व मार्ग से जो हम उसका बाहर निकालते हैं उनको हम वमन कहते हैं, जिनको हम अधोभाग से निकालते हैं उनको हम विरेचन कहते हैं, विरेचन कहते हैं। ठीक है। और अगर देखा जाए तो जनरली जो होता है इन दोनों प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, चाहे वो वमन ऊर्ध्व हो या अधो हो, शरीर के मल को हम रेचित करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो समानता इन दोनों को कभी कभी विरेचन संज्ञा से भी प्रकट करते हैं। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि विरेचन क्या है, विरेचन का तात्पर्य क्या है, उभयम व शरीर मल विरेचना, मतलब उभय भाग से शरीर के मल का रेचन करना जिस क्रिया के द्वारा करते हैं उसको विरेचन कहते हैं। लेकिन और स्पेसिफाई करने के लिए कह दिया कि जो ऊर्ध्व भाग से निकालते हैं उनको हम वमन कहते हैं, और जो अधो भाग से निकालते हैं उसको हम विरेचन कहते हैं।